पिछले करीब 1.5 महीने से जारी कोरोना के कोहराम के बीच आज इससे जुड़ी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये इशारा जरूर मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर अब पड़ने लगी है। लेकिन मौत के आंकड़े में फिलहाल कोई राहत नहीं, कोई कमी नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या वैक्सीनेशन से कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिली या फिर लॉकडाउन ने कोरोना को रोका है? कोरोना से जुड़े इन तमाम सवालों की पड़ताल इस कवर स्टोरी में होगी। कोरोना पर तमाम नेगेटिव खबरों के बीच आज दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से राहत की कई खबरें आई। कई जगह कोरोना से नए केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। दिल्ली जैसे राज्य में मौत का आंकड़ा भी घटा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरे देश में कोरोना के नए आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में देश में कोरोना से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आंकड़े कहते हैं कि देश में हर घंटे 189 लोगों की मौत हो रही है। हर मिनट 3 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये सच है कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं उससे चिंता बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौतों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। अगर नए केस कम हो रहे हैं तो मौत क्यों बढ़ रही है? ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी ज्यादा है। तो जो ये हम मोर्टेलिटी देख रहे हैं वो उन क्यूमुलेटिव केसेस के रिस्पेक्ट में हमें देखने की जरूरत है। जो भी ये मोर्टेलिटीज हो रही हैं ये वो मरीज हैं जो पिछले 10 से 14 दिन पहले भर्ती हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। तो जो आज जो केसेस कम हो रहे हैं उसके चलते धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कम होते जाएंगे और इसका जो मोर्टेलिटी पे इफेक्ट जो है हमें हफ्ते 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। इस वक्त 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,291 मौतें हुई, कर्नाटक में 525, तमिलनाडु में 364, दिल्ली में 265 और उत्तर प्रदेश में 255 लोगों की जान गई। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर कम हुई है, साथ ही रिकवरी रेट 95% के पार हो गया है। यानी दिल्ली में 100 में से 95 लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो, इसके लिए भी एक टीम का गठन किया जाएगा। आज यूपी से भी अच्छी खबर आई। अब धीरे धीरे यूपी में कोरोना को लेकर हालात बेहतर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलने की थी, लेकिन योगी सरकार की लगातार कोशिशों से कोरोना की लहर थमने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के 68% गांव अब तक कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं और ये भी तब है जब यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। कल प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्ट किए गए, अब तक का सर्वाधिक, और कल जो 24 घंटे में टेस्ट हुए उनकी संख्या 2,99,327 रही। अब तक कुल मिलाकर 4,55,31,018 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। वाराणसी के अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के काम को असरदार बताया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर 21 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नई फौज भी तैयार की जा रही है, जिसमें युवा चिकित्सक शामिल हैं। MBBS अंतिम वर्ष के छात्र भी कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुटे हैं। लखनऊ की सरीना जहरा से मिली। पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा है, लेकिन वो कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा बनकर उतरी हैं। साजो सामान के नाम पर हैं दवाइयां और वर्दी के नाम पर है PPE किट।
हमारी पोस्टिंग ट्रायज में लगी थी। ट्रायज में बेसिकली आपको अंदर लेना होता है, पेशेंट को अंदर लेके उसका वाइटल्स देखना कि उसकी ऑक्सीजन क्या चल रही है, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना वहाँ पे, तो वो हम लोग ने वहाँ पे सीखा। गोरखपुर के रहने वाले शुभम प्रजापति एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर के छात्र हैं। शुभम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसे वक्त में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ सिखाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई कि हाँ हमें इंटर्नशिप जो करनी है हमें इस पेंडेमिक को लेके करनी है। इस पेंडेमिक ओरिएंटेड हमारा था ये ट्रेनिंग सेशन, तो हाँ हमें ट्रेनिंग दी गई अच्छे से और हमने अपनी ड्यूटी की। चिकित्सक परिवार से वास्ता रखने वाली मल्लिका अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि हमें मेनली जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है। हमें अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितना उनके लिए हमें लगता है। हमें लगता है कि उनको सही करने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी अंदर से। चुनौती सिर्फ लोगों को मौत से बचाना ही नहीं है, चुनौती वैक्सीनेशन भी है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन की जल्द से जल्द सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। आज ये खबर आई कि 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक केंद्र की तरफ से राज्यों को कुल 5,86,29,000 वैक्सीन डोज मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों की सीधी खरीद के लिए जून 2021 के अंत तक कुल 4,87,55,000 वैक्सीन डोज तैयार रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 20 मई को कोरोना को लेकर देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 56 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इससे पहले 18 मई को पीएम ने 46 जिलाधिकारियों से बातचीत की थी। वैक्सीन की किल्लत के साथ साथ वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की। कोरोना संक्रमित हुए व्यक्ति को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। जिसे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और उसके बाद उसे कोरोना हो गया, उसे दूसरी डोज कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसे अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ी हो, उसे वैक्सीन के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना होगा। इस बीच वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में आ गया। गडकरी ने वही बात कह दी जो विपक्षी दल कह रहे थे। किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे, प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाए, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। लेकिन गडकरी के बयान ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई भी दे दी। गडकरी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मुझे बताया है कि सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 कंपनियों से बातचीत कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आएंगे। देखिए, कोरोना की पहली लहर हो या फिर कोरोना की दूसरी लहर हो, अगर कोरोना के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर कोई खड़ा हुआ है तो वो हैं हमारे डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ वर्कर्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना से लड़ाई को जारी रखा है। ऐसी बहुत सी मिसाल है जहां कोरोना से जख्मी होने के बाद भी डॉक्टर्स, नर्सेज बिना रुके ये लड़ाई लड़ते रहे। अब तक आपने कोरोना से युद्ध में जुटे इन योद्धाओं की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज पहली बार हम आपको दिखाएंगे इस जंग की ग्राउंड रिपोर्ट। एबीपी न्यूज देश का पहला चैनल है जिसने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। कोरोना के सबसे बड़े खतरे के बीच वो रहते हैं। जिनकी अपनी जान भी हर वक्त दांव पर लगी रहती है। मतलब एक सेल्फ जिम्मेदारी है, डॉक्टर होने के साथ आपकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बैठने का टाइम ही नहीं रहता, मैं यहाँ भी नहीं सो पाती थी 3-4 घंटे।
तो आई थिंक वो जो 12-13 दिन का जो स्ट्रेस था, सारा वायरस मेरे लंग्स ने कंज्यूम किया। कुछ तस्वीरें जो आपने नहीं देखी, कुछ कहानियाँ जो आपने नहीं सुनी, जो आपको हौसला देंगी और ये निश्चित करेंगी कि कोरोना कम से कम भारतीय डॉक्टरों और नर्सेस के आगे जीत नहीं सकता। अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा, यूपी। जगह कोरोना वार्ड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ये वो जगह है जहां शायद दुनिया का कोई भी आदमी आना नहीं चाहेगा। कोविड में जो गंभीर मरीज हो जाते हैं उन्हें इस वार्ड में रखा जाता है। ये HDU यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट का वार्ड है। एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय जिस जगह पर खड़े हैं उसे अगर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी असावधानी कोरोना का मरीज बना सकती है। इसलिए यहाँ आने से पहले इंद्रजीत ने अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए PPE किट के सुरक्षा कवच से ढक लिया। यहां पर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव से। कोरोना आईसीयू में जैसे ही ये राउंड लगाने पहुंचे, वहां पर एक मरीज की स्थिति नाजुक हो गई। ऑक्सीजन लेवल 30 तक पहुंच गया। डॉक्टर सौरभ फौरन अपनी टीम के साथ उसकी जान बचाने में जुट गए। आपको हैरानी हो रही होगी कि इतने ज्यादा खतरे के बीच उन्होंने PPE किट क्यों नहीं पहनी है, तो इसका जवाब ये है कि डॉक्टर सौरभ खुद कोरोना संक्रमित हैं। रोजाना दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कोरोना मरीजों की जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। कुछ तो हमारा जॉब प्रोफाइल है, मरीज देखना हमारी उसमें आता है, मरीज हमें देखना ही है। ठीक है, जब पॉजिटिव नहीं होते हैं तो आपकी तरह PPE किट में अंदर आते हैं, और जब पॉजिटिव है तो फिर शायद देखा जा सकता है इस तरह से। अब आप ही सोचिए, खुद कोरोना संक्रमित हैं, दवाइयां खा रहे हैं, पिता आईसीयू में है, पिता का भी ख्याल रखना है, दूसरे मरीजों की जान भी बचानी है और खुद को भी ठीक करना है। एक डॉक्टर के लिए इससे मुश्किल हालात और कोई नहीं हो सकते। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एक मरीज की जान बच रही है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि ठीक है थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, उससे बेहतर है अगर ट्रांजेंटली हम कोशिश करके एक मरीज़ की जान बचा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 24 घंटे 365 दिन का वर्कलोड, किसी भी वक्त इमरजेंसी का फोन, अपनों से दूर पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से डॉक्टर पूजा का यही रूटीन हो गया है। रात में 1 से 2 घंटे की नींद ही मिल पाती है, लेकिन तब भी अपने कर्तव्य पथ से डॉक्टर पूजा जरा भी डगमगाई नहीं है। उसी शिद्दत से आज भी वो मरीजों की जान बचाने में जुटी हैं। अननोन पेशेंट्स कॉल करते थे रात को 2-2 ढाई बजे, और फिर पता चलता था कि मैम इट्स नॉट नीडेड नाउ। यहाँ भी नहीं सो पाती थी 3-4 घंटे। तो आई थिंक वो जो 12-13 दिन का जो स्ट्रेस था, सारा वायरस मेरे लंग्स ने कंज्यूम किया। लेकिन डॉक्टर पूजा के लिए भी इस तरह के हालातों का सामना करना इतना आसान नहीं है। और जब मैं पॉजिटिव आई थी तो इनफैक्ट मैं थोड़ा सा शॉक भी थी, क्योंकि मैं पूरे 1 साल काम करती रही यहाँ पे और मैं पॉजिटिव नहीं आई थी, एंड उसके बाद मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड भी थी। तो जब मैं पॉजिटिव आई तो आई थॉट कि मे बी देयर शुड बी सम पैटर्न और रीज़न। बच्चा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस बात से कि मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बेटे को साथ में रखना ठीक नहीं है, तो उसको मैंने अपनी फैमिली के पास भेज दिया। अभी मेरा बेटा मेरी फैमिली के पास है और मैं ट्राई करती हूँ उसको 10 दिन में या 15 दिन में एक बार जाकर मिल के आती हूँ। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, एक माँ के लिए ये कितने कष्ट की बात है कि उसकी संतान उससे दूर रहे। लेकिन डॉक्टर नेहा के सामने उन सैकड़ों बच्चों का चेहरा भी घूमता है जिनके माँ बाप की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। मन में एक ही होप रहती है कि हम अगर एक भी जिंदगी बचा लें, एक भी पेशेंट को हम लाइफ दे दें या उनको ट्रीटमेंट करके घर भेज दें, तो वही एक होप है हमारे पास जो हमारे को ये काम करने पे, मतलब हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं उसी होप के चलते। डॉक्टर राहुल पेशेंट केयर हेड हैं। इनके जिम्मे मरीजों को जरूरत के मुताबिक कहाँ शिफ्ट करना है, उनके लिए कौन से बेड का इंतजाम करना है, साथ ही नए मरीजों को भर्ती कराने की भी जिम्मेदारी है। कोविड में जब पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है हम उसे सेग्रीगेट करते हैं
सेग्रीगेशन उसकी सीवियरिटी के हिसाब से होती है। डॉक्टर राहुल कुछ दिन पहले कोरोना से बुरी तरह संक्रमित हो गए थे। इनके फेफड़ों में गंभीर पैचाए थे। ये यहीं भर्ती हुए और मुश्किल से जान बची, लेकिन उसके बाद भी ये पीपीई किट पहनकर मरीजों का हालचाल लेते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें इमरजेंसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। चाहते तो पहली बार कोविड होने के बाद काम नहीं करते, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि अगर कभी वो मौका मिले कहने का तो कोई ये ना कहे कि हम खुद को ये ना कहे कि हम घर बैठे थे। वो नहीं, मतलब एक सेल्फ जिम्मेदारी है। डॉक्टर होने के साथ आपकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है। डर तो रहता है, लेकिन ये पैंडेमिक हिम्मत नहीं तोड़ पाई है। हालात बेहद मुश्किल हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन सब के बीच अस्पताल और उनकी टीम बिना थके, बिना रुके काम किए जा रही है। एबीपी न्यूज की तरफ से इन कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ इंद्रजीत राय की रिपोर्ट। कोरोना से चल रही जंग में अब लड़ाई का मैदान शहर से शिफ्ट होकर गांव पहुंच गया है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कोरोना और भी आतंक मचा रहा है। कोरोना से लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती है जब तक देश के गांव-गांव से कोरोना का सफाया ना हो जाए। इसीलिए एबीपी न्यूज ने गांव में कोरोना के कहर की पड़ताल शुरू की। हमारी टीम इस वक्त भी उत्तराखंड के गांव में मौजूद है। वहां कोरोना से लड़ाई में क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं, जानने के लिए दिखाते हैं आपको मास्टर स्ट्रोक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस गांव का नाम है दुर्मी, लेकिन इस वक्त कोरोना का साया इस गांव पर भी मंडरा रहा है। कोरोना महामारी में सिर्फ हमारा स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर एक एएनएम को ही भेजा है, बाकी तो एक हमारा फार्मासिस्ट स्वास्थ्य केंद्र में है, वो तो है नहीं अभी वहाँ पर, और कोई भी टीम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कराए। यहाँ पे कुछ लोगों को जरूर सैंपल लिए गए हैं, 7-8 लोगों के लिए, तो उनका तो अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। और गांव में अभी थोड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को कोरोना के लक्षण नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कई बार सीएमओ दफ्तर में कॉल करने पर भी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाए तो एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं है। शहर से दूर होने के कारण और सड़क खराब होने की वजह से वक्त पर एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। डर तो है ही सभी लोगों को। एम्बुलेंस तो नहीं आती सर। एम्बुलेंस यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमको, डंडी डुंडी में लेके गाड़ी बुकिंग करके, तब वहीं से ले जाना पड़ेगा मरीज को। कुछ ऐसा ही हाल चमोली के गौड़ा गांव का है। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 150 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। उत्तराखंड में कोरोना गांव-गांव में अपने पैर पसार रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं चमोली के गौड़ा गांव में, और यहां पर भी 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी तब जब यहां के लोगों ने प्रशासन को बताया कि कोरोना के सिम्टम्स गांव वालों में देखे जा रहे हैं। उसके बाद टीम यहां पर पहुंची, लोगों का टेस्ट किया गया और 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो गांव में जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो होम क्वारंटीन रहें और इन नियमों का पालन करें। लेकिन गांव के लोग अभी भी प्रशासन से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1500 की आबादी वाले इस पूरे गाँव के अंदर टेस्ट अभी भी सभी लोगों के नहीं हो पाए हैं। टेस्टिंग के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं, टेस्टिंग यूँ नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि वो आगे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। गौड़ा में वैक्सीन सेंटर होना चाहिए। गांव में कुछ जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो होम आइसोलेशन में रहें। जो भारी व्यक्ति आ रहा है उसको हमने यहाँ पे स्कूल में होम क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था बना रखी है खुद से। सरकार की इसमें कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से कोरोना लगातार उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, उसे देखते हुए ये एक खतरे की घंटी है। प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अमूमन तकरीबन जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं उन सबकी यही कहानी है। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जैसा कि इस गांव के लोगों ने बताया कि 1500 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ अभी तक 150 लोगों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से 1300 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि गांव के अंदर लोगों को अभी भी सिम्टम्स कोरोना के आ रहे हैं। तो आखिरकार ये व्यवस्था कब सुधरेगी ये कोई नहीं जानता। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी।